हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ डॉक्टर अनुभा शर्मा और आज हम देखने वाले हैं अपना पार्ट 6 ऑफ योर सेल एज अ यूनिट ऑफ लाइफ यूनिट, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेलुलर रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑक्सीडेटिव बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? तो सेलुलर रेस्पिरेशन को हम अगर ब्रीदिंग, देयर इज अ टर्म ब्रीदिंग, और एक है ये रेस्पिरेशन। हमें इन दोनों को आपस में कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ब्रीदिंग इज समथिंग डिफरेंट। ब्रीदिंग इज जस्ट ऑक्सीजन और CO2 को लेना, एक्सेल एंड इनहेल, दैट इज ब्रीदिंग। एंड सेलुलर रेस्पिरेशन, जो जिस काम के लिए ऑक्सीजन ली जा रही है उसका यूटिलाइजेशन करना। अब वो कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन is a set of metabolic reaction and process that takes place inside the cell of an organism to convert chemical energy from nutrients into ATP. What does it mean? कि हम खाना क्यों खाते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना है हम खाना क्यों खाते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। एनर्जी हमें चाहिए वेरियस टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए। हमें चलना है, काम करना है, मुझे पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, डेली रूटीन के जो हमारे काम है, हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो हमारी बॉडी में हो रही है, इवन ब्रीदिंग के लिए भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ब्रीदिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। ब्रीदिंग जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ गैस, मेनली आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वो होता है ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग से जब आपने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है, अब उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कैसे होगा, ये एटीपी लेने के लिए, दैट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो इसमें क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। इसमें बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन लगती हैं जिससे हमारी बॉडी की सेल्स केमिकल एनर्जी को, जो केमिकल एनर्जी होती है उसको यूटिलाइज करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हमारी बॉडी निकाल देती है। सो दिस इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच बायोलॉजिकल फ्यूल टर्म यहाँ पर किस के लिए यूज किया जा रहा है? इट मे बी कार्बोहाइड्रेट, इट मे बी प्रोटीन, इट मे बी फैट। ठीक है, जो भी है, पर प्राइमरीली सबसे पहले बॉडी किस चीज़ को यूटिलाइज करती है टू गेन एनर्जी? दैट इज कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फ्यूल को यहाँ लिखा है, बायोलॉजिकल फ्यूल आर ऑक्सीडाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सच एज ऑक्सीजन, जो हमने ब्रीदिंग के थ्रू लिया, टू ड्राइव द बल्क प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। और ये एटीपी क्यों? क्योंकि इस एटीपी के ईच बॉन्ड में प्लेंटी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सो ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन ऑक्सीजन, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो कि एनारोबिक होते हैं, है ना, जैसे फंगस है, ईस्ट है, कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं एनारोबिक जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे लेंगे फिर? वो कैसे सेलुलर रेस्पिरेशन करेंगे, अपने लिए एनर्जी गेन करेंगे? तो उनके लिए एक अलग प्रोसेस होता है, उसे बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस होता है फर्मेंटेशन के थ्रू पूरा। वो फर्मेंटेशन के थ्रू अपनी एनर्जी लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन? इट इज अ सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट इनटू एटीपी। ठीक है, एटीपी का बनना हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है। और इस रेस्पिरेशन को हमें ब्रीदिंग से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, ओके, सो सेलुलर रेस्पिरेशन तीन स्टेप्स हैं इसके। उनमें स्टेप बाय मैनर में सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी रिलीज होती है। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज नोन एज ग्लाइकोलिसिस। ये होता है ग्लाइकोलिसिस, जो कि इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल पाथवे। यूनिवर्सल पाथवे हम इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाहे आपके प्रोकैरियोट हों, चाहे आपके यूकैरियोट हों, आपके ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या ऑक्सीजन ना हो, मीन्स ऑक्सीजन
एरोबिक ऑर्गेनिज्म या एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम करते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर हैं, चाहे वो मल्टी सेल्युलर हैं, इन सभी में हर प्रकार की सेल में ग्लाइकोलिसिस होता है। क्योंकि आपको पता है कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में तो हैं डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़, लेकिन जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें तो ऑर्गेनेलीज़ बने ही नहीं हैं, है ना? तो वहाँ पर फिर कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होगी? वहाँ पर तो अदर साइकिल्स नहीं हो पाएँगे। तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू वो अपने लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू जो भी वो फूड स्टफ लेते हैं, उससे एनर्जी निकलती है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई है। ठीक है? तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्लाइकोलिसिस जो टर्म है वो किससे मिलकर बना हुआ है। ये जो ग्लाइकोलिसिस टर्म है, ये मिलकर बना हुआ है टू डिफरेंट ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट टर्म इज ग्लाइकोज एंड अनदर इज लाइसिस। मीन्स ग्लाइकोज इज फॉर शुगर। ग्लाइकोज जो टर्म है वो शुगर के लिए लिया है, एंड लाइसिस आपको पता है लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो स्प्लिटिंग। यानी शुगर का ब्रेकडाउन जिस प्रोसेस में होगा उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ओके, सो द टर्म ग्लाइकोलिसिस हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज फॉर शुगर एंड लाइसिस फॉर स्प्लिटिंग। और ये जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है, इसको हम ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। किस लिए बोलते हैं? क्योंकि जो 3 साइंटिस्ट थे, एम्बेडन, मेयरहोफ एंड पार्नास, इन्होंने इसको पूरा बताया था। तो उनको ऑनर देने के लिए हम इसको ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। तो ईएमपी पाथवे इज इक्वल टू ग्लाइकोलिसिस। ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज द ओनली प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगर एनारोबिक की बात करें तो केवल ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही रेस्पिरेशन होता है। इसमें अदर जो साइकिल्स हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल है, टीसीए साइकिल है, वो यहाँ पर नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लाइकोलिसिस के थ्रू ही होगा। क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली कहाँ होती है? ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में चाहे कोई ऑर्गेनेली है या नहीं है, साइटोप्लाज्म तो हर लिविंग सेल में होता ही होता है, राइट? तो जब लिविंग सेल है तो उसमें साइटोप्लाज्म ऑटोमेटिकली है, और इसलिए वहाँ पर जो है ग्लाइकोलिसिस ज़रूर होगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। तो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो थ्रू ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है? एज ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोप्लाज्म, मैंने पहले से ही ये पॉइंट आपको हाईलाइट कर दिया है, ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल। दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिवर्सल पाथवे। इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल पाथवे भी कहते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस जो है इसे हम पाथवे कह रहे हैं। ठीक है? इसे हम एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं उसके थ्रू, इसके आगे हम साइकिल टर्म नहीं लगा रहे हैं, इसे हम पाथवे बोल रहे हैं बिकॉज इट इज़ अ लीनियर पाथवे। इसका एंड प्रोडक्ट फिर से फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ मिलके कोई साइक्लिक रिएक्शन नहीं बना रहा है, इसलिए दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज़ अ लीनियर पाथवे। ठीक है? तो ग्लाइकोलिसिस को हम लीनियर पाथवे कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस को हम यूनिवर्सल पाथवे कहते हैं, क्योंकि ये चाहे किसी भी तरीके की सेल हो, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, एनारोबिक है, एरोबिक है, हर तरीके की सेल में ग्लाइकोलिसिस तो होनी ही होनी है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होते जा रहे हैं। सो इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का यहाँ पर पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। व्हाट डज इट मीन? अल्टीमेटली तो जो ग्लूकोज है वो हर स्टेप पर टूट टूट के, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि उसकी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, लाइक अगर ये मैं आपको बताऊं, ग्लूकोज ही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। तो ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड यहाँ पर दिए हुए हैं, इन सारे बॉन्ड्स में होती है प्लेंटी ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो इन बॉन्ड्स को जब तोड़ते हैं इन डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन, तो एनर्जी निकलती है। ठीक है? तो जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे, जो एनर्जी निकलेगी, तो फाइनली जो ग्लूकोज है वो फाइनल प्रोडक्ट में जाकर कन्वर्ट होता है इन ऑल 3 साइकिल्स, मींस ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल एंड टीसीए साइकिल। लेकिन अगर अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम केवल ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, मींस ये अपने, अगर ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 2 मॉलिक्यूल्स में
टूटता है। ये फाइनल CO2 और H2O में कन्वर्ट नहीं होता, जो ग्लूकोज़ है, ठीक है? तो इसीलिए जब ये फाइनल CO2 और H2O में कन्वर्ट नहीं होता, इसका मतलब इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस। दैट्स व्हाई वी कॉल कि ग्लूकोज इज अंडरगो पार्शियल ऑक्सीडेशन इन दिस पर्टिकुलर साइकिल, ठीक है? मैंने थोड़ा-सा लेबलिंग गलत कर दी। ठीक है, पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है यहाँ पर ग्लूकोज का, और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पाइरुविक एसिड इस पर्टिकुलर जो पाथवे है उसमें हमें मिलते हैं। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई है। सो ग्लाइकोलिसिस क्या है? इट इज अ ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल, okay, developed by 3 different scientists, Amidon, Meyerhoff and Parnas. So we call it EMP pathway. It is a universal pathway क्योंकि ये किसी भी सेल में सेल ऑर्गेनेली हैं नहीं हैं, इस पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये साइकिल होती है साइटोप्लाज्म में। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल पाथवे एंड इट इज़ ऑल्सो अ लीनियर पाथवे, क्योंकि इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो फर्स्ट प्रोडक्ट के साथ मिलकर दोबारा से साइकिल शुरू नहीं करता है। सो दिस इज़ अ लीनियर पाथवे एंड यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, मीन्स जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है वो फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होता है। 6 कार्बन का ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स बनाता है, दैट इज पाइरुविक एसिड। अब वो कैसे बनता है इस साइकिल में, वो हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यस, चलिए तो फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करते हैं हमारे सेलुलर रेस्पिरेशन का, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इट इज अ यूनिवर्सल पाथवे बिकॉज इट हैपन ओनली इन द साइटोप्लाज्म, है ना? साइटोप्लाज्म में होता है, तो चाहे ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइटोप्लाज्म सारी सेल्स में है, वेदर इट इज़ यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, वेदर इट इज़ एनएरोबिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और एरोबिक टाइप ऑफ सेल, ठीक है? सभी में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है, तो ग्लाइकोलिसिस यूनिवर्सली सारी तरीके की सेल्स में पक्के तौर पर होने वाला है, और इससे जो एटीपी मिलेंगे वो उनको मिल ही जाएंगे, ठीक है? और जो ग्लाइकोलिसिस है उसका फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है, जहाँ से ग्लाइकोलिसिस शुरू होती है, दैट इज सुक्रोज। यहाँ पर हम कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट यूटिलाइज करती है और उसमें भी सुक्रोज यूटिलाइज करती है अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन की साइकिल्स शुरू करने के लिए, ठीक है? तो सुक्रोज जो है इट गेट कन्वर्टेड इनटू 2 मोनोमर यूनिट, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है? ये डाइसैकेराइड है, आपको पता है, और ये मोनोसैकेराइड होते हैं। ग्लूकोज हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का क्या फॉर्मूला है? C6H12O6। और सुक्रोज को क्या बोलते हैं? C12H24O12। तो जब उसको बीच में से हाइड्रोलिसिस होगी तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के हमें मिलते हैं, और ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय अ एंजाइम दैट इज नोन एज इन्वर्टेज। Okay, so these 2 monosaccharide readily enter into glycolytic pathway। ये जो ग्लूकोज है और ये जो फ्रक्टोज है, ये दोनों इस ग्लाइकोलिसिस पाथवे में फटाफट से एंट्री करते हैं। इनिशियल जो सबस्ट्रेट है, अगर हम जब एंजाइम्स की बात करेंगे तो इनिशियल जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रिएक्शंस होनी है, उसे यहाँ पर टर्म दिया जाता है सबस्ट्रेट। ओके, सो इनिशियल जो सबस्ट्रेट है वो यहाँ पर होता है ग्लूकोज, और जो ये आपका फ्रक्टोज है ये अपने थर्ड स्टेप में डायरेक्टली एंट्री करता है, ठीक है? सो फर्स्ट दिस ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यानी कि ग्लूकोज के 6th पोजीशन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है? क्योंकि ग्लूकोज फ्रीली सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर उधर मूव कर सकता है, और वो करता है। अगर हमें उससे एनर्जी लेनी है तो हमें उसे सेल के अंदर ट्रैप करना पड़ेगा। सेल के अंदर ट्रैप करने के लिए हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा, तो चार्ज देने के लिए इसके ऊपर फॉस्फोरस जो है फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया जाता है। तो फॉस्फोरस लगाने के लिए क्या होगा? फॉस्फोरस लगाने के लिए हम एटीपी, हमारी बॉडी एटीपी यूटिलाइज करती है ना? इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस। एटीपी यूटिलाइज करके एटीपी गेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी। एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होती है, और जो फ्री फॉस्फोरस होता है वो यहाँ पर ग्लूकोज के साथ आके लग जाता है, राइट? एंड देन दिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दीज टू आर आइसोमर्स। आइसोमर्स हैं, तो वो
फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। और जो फ्रक्टोज अभी मैंने आपको बताया था, जो सुक्रोज है वो 2 मोनोमर में टूटेगी, दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज यहाँ पर आकर डायरेक्टली अपनी 6 पोजीशन पर फॉस्फोरस लगा सकता है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज 6 फॉस्फोरस टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फोरस, ये होती है आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में, तो क्योंकि ये दोनों आइसोमराइजेशन है। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो हेक्सा बोलेंगे हम। और काइनेज मीन्स फॉस्फोरस का लगना, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब ये यहाँ पर अपने आइसोमर में कन्वर्ट हो गया। देन दिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट गेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, यानी फ्रक्टोज की 6 पोजीशन पर तो फॉस्फोरस था ही, फॉस्फेट ग्रुप था ही, इसकी फर्स्ट पोजीशन पर भी, क्योंकि वो अवेलेबल है स्ट्रक्चरली, ग्लूकोज पर की 6 पोजीशन पर अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसीलिए ग्लूकोज कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज में। ठीक है, तो फ्रक्टोज की फर्स्ट पोजीशन पर भी क्या लगता है, एक फॉस्फोरस ग्रुप लग जाता है। चूंकि ये 2 अलग अलग कार्बन पे फॉस्फोरस लगता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट बिस टर्म। यहाँ पे ये जो बिस टर्म यूज हो रहा है इसलिए, क्योंकि 2 अलग अलग कार्बन पर फॉस्फोरेट ग्रुप आके लग रहा है। ठीक है, तो जब ये लग रहा है तो इस पोजीशन पर भी, इस रिएक्शन के दौरान भी एटीपी यूटिलाइज होती है, सो एटीपी गेट कन्वर्ट इनटू एडीपी। ठीक है, तो यहाँ पर एक एटीपी हमने यूज की, हमारी बॉडी ने, हमारी सेल्स ने, और यहाँ पर एक एटीपी यूज की। ये अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, जैसे कि आप अभी एजुकेशन ले रहे हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, फ्यूचर कुछ कैरियर आप अपना बनाएंगे, राइट? तो उसके लिए क्या हो रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट हो रही है, आप अपने ट्यूशंस ले रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो आपका खुद का पैसा खर्च हो रहा है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी प्रिपरेटरी फेज में, हमारी तरफ से बॉडी सेल अपनी तरफ से एटीपी लगाती है, तो यहाँ पर 1 एटीपी इस स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में यूटिलाइज हुआ, एंड फिर थर्ड स्टेप में एक और एटीपी यूटिलाइज हुआ। ठीक है, नाउ दिस फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट गेट कन्वर्टेड इनटू broke down into two different three molecular things. ठीक है, फर्स्ट इज ट्रायोस फॉस्फेट, दैट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये एल्डिहाइड लगा हुआ है, यहाँ पूरा पूरा लिखा हुआ है। और दूसरा बनता है टोन एसीटोन, यानी DHAP, यानी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो कि 3 कार्बन मॉलिक्यूल हैं। फर्स्ट इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड दूसरा है डाईहाइड्रोजन एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, तो ये एक तरफ एल्डिहाइड है, एक तरफ एसीटोन है, और ये इंटरकन्वर्टेबल है। ठीक है, तो ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, और ये फिर चेंज हो ही जाते हैं, और इसलिए फिर इस रिएक्शन के दौरान हम 2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये जो है ये बना 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कैसे बना, जब NAD NADH और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पर भी एक NADH बना NAD से, और 2 मॉलिक्यूल ट्रायोस बिसफॉस्फेट बने, दैट इज 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब यहाँ पर 2 ATP हमने यूटिलाइज कर लिए हैं, और यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH बन रहा है। लेकिन ये जो NADH है, व्हाट इज दिस, ये जो NADH है, दिस इज यू कैन से दिस इज चेक। ठीक है, इसको हम अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। जबकि एटीपी क्या होता है, एटीपी को हम करेंसी बोल सकते हैं, पैसा बोल सकते हैं, जिसे हम कहीं भी पैसे देकर अपने 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 लिए चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन चेक देकर हर जगह नहीं खरीद सकते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले हमें बैंक जाना पड़ेगा, और बैंक जाके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर बन तो गया है, हमें गेन तो हुआ है एनर्जी का, लेकिन इससे एनर्जी मिलेगी आगे वाले स्टेप्स में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अभी तक हमारे को 2 एटीपी का लॉस हुआ है और 1 NADH मिला है। अब अगली साइकिल देखते हैं। यस, तो ये जो 2 हमारे मॉलिक्यूल्स थे, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इट गेट नाउ कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी यहाँ पर 1 और 3 दोनों पोजीशन पे फॉस्फोरस था, और अगली रिएक्शन में केवल थर्ड पोजीशन में फॉस्फोरस ग्रुप रह गया। व्हाट डज इट मीन, एक फॉस्फोरस रिमूव हुआ है, और वो किसने एक्सेप्ट किया, वो एडीपी ने एक्सेप्ट किया, और एडीपी ने एक्सेप्ट करके एटीपी बना लिया। ठीक है, एडीपी ने एक्सेप्ट करके एटीपी बना लिया।
इस स्टेप पर। नाउ दिस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरेट एंड देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, देन फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसे पैप भी बोलते हैं, ठीक है। एंड देन फ्रॉम दिस फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड। यह पाइरुविक एसिड है यानी फॉस्फोरस यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो फॉस्फो ग्रुप है वो यहाँ से हटा है और ये फिर एडीपी अगेन एटीपी में कन्वर्ट हुआ है। तो यानी एक एटीपी हमें यहाँ मिला है, एक एटीपी यहाँ मिला है, एक मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट से, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है हर बार 2 मॉलिक्यूल्स की, 2 मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुविक एसिड की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर एटीपी भी हम 2 बनाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे। तो इनिशियली स्टेज में हमारे को प्रिपरेटरी फेज जो था उसमें हमने 2 एटीपी यूटिलाइज करे, 2 एटीपी -2 एटीपी बॉडी ने यूटिलाइज करे और बाद में इसने 4 एटीपी बनाए। तो हमें कितने का गेन हुआ? हमें 2 एटीपी का गेन हुआ इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। नेट गेन हुआ, टोटल गेन नहीं हुआ। टोटल में तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 2 एटीपी भी है और NADH भी है, और ये NADH इज इक्वल टू व्हाट? ये होता है 3 एटीपी के बराबर, लेकिन ये यहाँ पर यूज नहीं होगा, है ना, तो इसका यूज तो बाद में होगा। तो NADH की हम अभी बात नहीं कर रहे, तो ये हम इसको बोलते हैं नेट गेन। नेट गेन 2 एटीपी का हुआ क्योंकि 2 एटीपी हमने प्रिपरेटरी फेज में गवा दिए थे, ठीक है। सो अब इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। सुक्रोज, जैसा कि मैंने आपको बताया, सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज इनटू 2 मोनोसैकेराइड यूनिट, दैट इज इनटू 2 मोनोसैकेराइड यूनिट। और यही जो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट है वो यहाँ पर इस पाथवे में एंट्री करते हैं, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, दिस इज कैटालाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज हेक्सोकाइनेज। Then glucose 6 phosphate is get converted into fructose 6 phosphate in the presence of isomerase enzyme. Phosphorylation होता है in the presence of isomerase enzyme, ठीक है। और इसके बाद ये जो फ्रक्टोज 1,6-Y फॉस्फेट है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में टूट जाता है और फाइनली डिफरेंट स्टेप से होते हुए पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है, यानी कि एक ग्लूकोज से हमारे को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड हमें मिले, इसका होगा क्या आगे यहाँ पर? क्योंकि यहाँ तो आपको पहली फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया है कि ग्लाइकोलिसिस में क्या है, पार्शियल ऑक्सीडेशन है, मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो होगा लेकिन फाइनल प्रोडक्ट दैट इज CO2 और H2O में नहीं होने वाला है, ठीक है। ये एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बने और हमने 2 एटीपी मॉलिक्यूल यहाँ पर इस प्रोसेस में बना लिए। NADH भी बनाया है लेकिन वो यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, वो चेक है, वो बैंक में जाएगा और वहाँ पर जाने के बाद उसे हम जब बैंक में सबमिट करेंगे तब हमारे हाथ में कैश मीन्स एटीपी हमें वहाँ पर मिलेगा, यहाँ तो हमें मिलने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये जो पायरुविक एसिड है ये क्या है? इट इज़ द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का जो की प्रोडक्ट है वो पायरुविक एसिड है। तो अब पायरुविक एसिड की प्रोडक्ट है तो अब इसका आगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसका मेटाबॉलिक फेट है, क्या क्या हो सकता है? तो इट डिपेंड्स अपॉन द सेलुलर नीड, हमारी बॉडी की नीड कैसी है, हमारी बॉडी या पर्टिकुलर सेल की नीड क्या है, उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि इस पायरुविक एसिड का क्या होगा। क्या वो एनारोबिक साइकिल करेगा, क्या वो किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट है जो एनारोबिक साइकिल में जाता है, क्या कुछ हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ अचानक ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो एनारोबिक पाथवे होता है, या फिर वो डायरेक्टली सिट्रिक एसिड साइकिल में एंट्री करेगा, है ना। तो ये देखना होता है, लेकिन हमें ये पता है कि ग्लाइकोलिसिस का जो फाइनल की प्रोडक्ट है दैट इज योर पायरुविक एसिड। सो देयर आर 3 डिफरेंट पाथवे जिसमें पायरुविक एसिड एंट्री करता है। फर्स्ट इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अनदर वन इज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड द लास्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन। फर्मेंटेशन जो है इट टेक्स प्लेस अंडर एनएरोबिक कंडीशंस,
इन मैनी प्रोकैरियोट जैसे फंगस है, ईस्ट है, यूनिसेलुलर बैक्टीरिया हैं कई सारे, वहाँ पर फर्मेंटेशन होता है। ठीक है? फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज क्या बनेगा? CO2 एंड H2O, और वो किसकी प्रेजेंस में बनेगा? उसके लिए प्रेजेंस ज़रूरी है ऑक्सीजन की। तो वो एरोबिक कंडीशन हो गई, और जब एरोबिक कंडीशन होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ये जाएगा मैट्रिक्स में, और वहाँ पर आपकी क्रेब्स साइकिल होगी, क्रेब्स साइकिल के बाद ETS होगी, और फिर आपको फाइनल जो प्रोडक्ट है, मतलब बहुत सारे ATP मिलेंगे, बहुत सारे ATP मिलेंगे, और फाइनल एक्सेप्टर आपका जो ऑक्सीजन है, वो आपके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। ये हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O, ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट Krebs cycle, which is also called as aerobic respiration. It require oxygen supply, as I told you. अगर ऑक्सीजन है तो Krebs cycle होगी, ऑक्सीजन नहीं है तो anaerobic cycle होगी। anaerobic के लिए दो हैं तरीके, या तो lactic acid fermentation और alcoholic fermentation. So fermentation, it is an anaerobic respiration, and it is the breakdown of sugar molecule into simpler compounds which can be used for making chemical energy. And this fermentation सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था, किसने डिस्कवर किया था? द साइंटिस्ट नेम इज लुइस पाश्चर। ठीक है? और फर्मेंटेशन की जो साइंस है उसको हम जाइमोलॉजी भी कहते हैं। सो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन इज नोन एज फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अगर मैं आपको बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया में भी हो सकता है, ईस्ट में भी हो सकता है, एंड यस हमारे मसल सेल्स में भी हो सकता है। जब हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन प्रॉपर उतनी नहीं मिलेगी, एरोबिक कंडीशन कर पाए, एरोबिक रेस्पिरेशन कर पाए, तो ऑटोमेटिकली एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाता है। सो दिस फर्मेंटेशन फर्दर डिवाइडेड into two category, alcoholic fermentation and lactic acid fermentation. यहाँ स्लाइड में कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दिखाए गए हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं, ईस्ट है, सम काइंड ऑफ फंगस हैं जो फर्मेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये देखिए इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ग्लूकोज अपने डिफरेंट स्टेप से होते हुए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, 3 फॉस्फेट, यहाँ पर एक आपको NADH मिला, है ना? NADH मिला, फिर ये 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, फिर डिफरेंट स्टेप्स पे होकर पैप बना, पैप के बाद पायरुविक एसिड आपका बन गया। ये आपकी पूरी ग्लाइकोलिसिस है जो भी हमने डिस्कस की है। अब ये जो पायरुविक एसिड है, ये पायरुविक एसिड जो है, हमें पता है कि ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, हम डिस्कस कर चुके हैं। पायरुविक एसिड है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब ये जब पायरुविक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, जब इसका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है पायरुविक एसिड का, तो हमें 2 कार्बन मॉलिक्यूल, 2 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल मिलता है, दैट इज इथेनॉल, और CO2 रिलीज होती है। तो ये जो रिएक्शन है पायरुविक एसिड से इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनना, दिस इज नोन एज एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है? एंड दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें कोई बात ही नहीं है, यहाँ से डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, CO2 निकल रही है, किससे निकल रही है? पायरुविक एसिड से निकल रही है। तो इसे पायरुविक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन कह सकते हैं, और एल्कोहल बन रहा है यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं एल्कोहल डिहाइड्रोजनेशन, यहाँ पर एल्कोहल बन रहा है। ठीक है? तो ये रिएक्शन होती है, और ये किस तरीके की सेल्स में होती है? ईस्ट में होती है एल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये जो NAD से NADH और H बना था, राइट? ये जो NADH मैंने आपको बताया है कि ये चेक है, इससे ATP जाकर मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, वहाँ पर ये क्या करें? तो वहाँ पर ये दोबारा से रीसाइकिल होते हैं। रीसाइकिल, ये जो NADH है, ये देखिए ये दोबारा से कन्वर्ट हो गया NAD में। ये रीसाइकिल होते हैं और फिर से दोबारा अपने पाथवे को करने के लिए वहाँ पर यूटिलाइज होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर इनका ये फंक्शन होता है। सो हियर, यहाँ आप कुछ पॉइंट्स लिखे हैं वो हम पढ़ लेते हैं। हियर द पायरुविक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम द ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू CO2 एंड इथेनॉल, यहाँ जो मैंने आपको समझाया। एंड द एंजाइम पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंड एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज दिस रिएक्शन। ठीक है? किस तरीके की सेल्स में? ईस्ट में। ईस्ट पॉइजन देमसेल्फ टू डेथ
व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्कोहल रीच अबाउट 13%। जो इस सेल में अगर 13% के आसपास जब एल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो वो जो है डेड हो जाती हैं, वो मर जाती हैं सारी सेल्स। तो लेकिन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि लेकिन मार्केट में तो 100% इथेनॉल, 70% इथेनॉल ये सब तो अवेलेबल होते हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? तो वो उसके लिए एक अलग प्रोसेस होता है इसके आगे का, दैट इज़ डिस्टिलेशन। वहाँ उस प्रोसेस के थ्रू उसको कन्वर्ट किया जाता है 100% इथेनॉल में, ठीक है? अब ये शुगर मॉलिक्यूल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट सेल it get converted into ethanol, some amount of कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड एंड एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पर एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? आपको पता है NADH तो यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा है, ये तो रिसाइकल हो रहा है। तो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस वाले पाथ से जो हमारे को ATP मिले थे, कितने मिले थे? 4 हमने बनाए थे और 2 हमने यूटिलाइज करे थे। तो टोटल नेट कितने मिले थे? हमें नेट 2 का गेन हुआ, तो यहाँ पर भी 2 का ही गेन होगा। तो नेट ATP produced from fermentation of from one glucose molecule is equal to 2। नेट हमें 2 मिले, ठीक है, क्योंकि 4 ATP फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस और 2 ATP वहां पर यूटिलाइज हुए थे, ठीक है। और NADH तो हम यहाँ पर यूज कर ही नहीं पाएंगे, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें होगा वहां पर ही यूज हो सकते हैं। तो फर्मेंटेशन में बहुत कम अमाउंट में हमें एनर्जी मिलती है। आई होप आपको इतने पॉइंट समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट इज योर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। When your pyruvic acid is get converted into lactic acid, like lactic acid बैक्टीरिया हैं बहुत सारे, वहाँ पर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। एंड हमारी बॉडी की मसल सेल्स में भी लैक्टिक एसिड बन जाता है जब हम बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या नया नया एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं, तो होता है ना, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथ में दर्द है, उठा नहीं पा रहे हैं, मुड़ने में भी दर्द हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इतना तेजी से भागे हैं या हमने इतनी हैवी एक्सरसाइजेस की हैं कि जो हमारी ऑक्सीजन की नीड थी, उतना ऑक्सीजन सप्लाई मसल्स में हो नहीं पाई। अब लेकिन काम तो हम लगातार कर रहे हैं ना जोश-जोश में कि हमें भी अपनी बॉडी बनानी है। तो उस टाइम पर बॉडी ऑटोमेटिकली एरोबिक रेस्पिरेशन से एनारोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और जब वो लैक्टिक एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है और लैक्टिक एसिड फिर क्या करता है? मसल क्रम्स करता है। और लैक्टिक एसिड क्या कब होगा? जब ऑक्सीजन नहीं होगी, तो ये जो प्रोसेस है एनारोबिक होता है, ठीक है। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय मसल ब्रिंग अबाउट पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू फॉर्म लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड इन मसल सेल्स इज रिड्यूस्ड टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। पायरुविक एसिड का लैक्टिक एसिड में जो कन्वर्जन है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम नोन एज LDH और लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी वही हो रहा है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि मसल क्रम्स होंगे तो 2-3 दिन तक वो दर्द रहेगा। उसके लिए फिर क्या करना है? उसके लिए हमें एनारोबिक रेस्पिरेशन जो वहाँ मसल्स में चल रहा है उसको एरोबिक में कन्वर्ट करना है। अब उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हॉट वाटर बाथ अगर लेंगे तो गर्माहट से आपका क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड का क्या काम है? ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाना। ऑक्सीजन जब वहाँ पर प्लेंटी पहुँच जाएगी तो एरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा। आपका लैक्टिक एसिड को वो तोड़ देगी, ब्रेक डाउन करेगी इनटू CO2 और वाटर में। Hot water improve blood flow, so oxygen supply increases, and this increased oxygen supply break down lactic acid into CO2 and H2O, hence give us relief from muscle cramps. Okay, so this glucose in the absence of oxygen, where no oxygen is present, and in the presence of lactate dehydrogenase enzyme, get converted into lactic acid and some amount of energy released in lactic acid fermentation too. यहाँ पर भी क्या हो रहा है? अब एक बार इस साइकिल को देख लेते हैं। देखिए, ये ग्लूकोज है, ये हमारा ग्लाइकोलिसिस वाला ग्लूकोज है। अपने डिफरेंट स्टेप से होते हुए PEP बनाया, फिर इसने पायरुविक एसिड बना लिया, ठीक है। अरे ये मेरी लाइनिंग थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। पायरुविक एसिड बनाया, अब ये पायरुविक एसिड यहाँ जा रहा है लैक्टिक एसिड बनाने के लिए। लैक्टिक एसिड बनाया, ये जो मैंने बताया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस में जो आपका NADH बना था,
सिमिलरली जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में हुआ, वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेज़ेंट नहीं है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेज़ेंट नहीं है, तो क्या हो रहा है कि एनएडीएच फिर से रीसाइकिल होगा, ये जो एनएडीएच है, वो रीसाइकिल होगा इनटू एनएडी, यहाँ पर भी यूटिलाइज़ नहीं हो रहा है क्योंकि इसको यूटिलाइज़ेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए और ये कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में, ठीक है? तो यहाँ पर भी इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो हमारे को जो नेट एटीपी मिले हैं फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज दैट इज़ 2, वही ग्लाइकोलिसिस वाले, ठीक है? 4 एटीपी फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस और वहाँ पर 2 यूटिलाइज़ भी हो गए थे, ठीक है? आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। नाउ फर्मेंटेशन की लिमिटेशंस क्या हैं? एज़ आई टोल्ड यू कि फर्मेंटेशन में केवल 2 एटीपी मिल रहे हैं तो हमें बहुत ही कम एनर्जी मिलती है। वेरी लेस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लेस देन 70% 7% ऑफ एनर्जी इन ग्लूकोज इज़ रिलीज्ड एंड नॉट ऑल ऑफ इट ट्रैप एज़ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ एटीपी, ठीक है? बहुत ही 7% टोटल उसका जो हमें मिलनी चाहिए उसका 7% एनर्जी ही मिलती है। फर्मेंटेशन प्रोसेस ये चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, चाहे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है, ये दोनों ही बहुत ही हज़ार्डियस होते हैं। या तो वो एसिड बना रहे होते हैं या अल्कोहल बना रहे होते हैं, ठीक है? अब इन सारे प्रोसेसेस में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है और जब बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें कुछ-कुछ एंजाइम्स हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं हर स्टेप पर, है ना? तो उन एंजाइम्स के बारे में भी हमें थोड़ा-सा देखना होगा। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग सेल। बिल्कुल सही बात है। अगर हम एनर्जी नहीं होगी तो हम अपने डेली रूटीन के काम कैसे करेंगे? हमारी सेल्स जो हैं, हमारी बॉडी सेल्स, हमारी ब्रेन की सेल्स हैं, हमारी नर्व सेल्स हैं, हमारे मसल सेल्स हैं, हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उन सबको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। तो ये जो एनर्जी है वो किससे मिलती है? ये एनर्जी मिलती है फूड से। चाहे वो फूड कार्बोहाइड्रेट है, चाहे लिपिड है, चाहे प्रोटीन है। लेकिन फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट को बॉडी यूटिलाइज करती है। सो एनर्जी लिबरेटेड इज कन्वर्टेड इनटू एटीपी व्हिच इज नोन एज एनर्जी करेंसी। आपको मैं ये कई बार बोल चुकी हूँ कि एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, रुपए कहते हैं। जैसे हम रुपए कहते हैं ना अपने 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 कंट्री की करेंसी को, तो ये इमीडिएट यूज़ होने वाली करेंसी है। जबकि एनएडीएच क्या है? वो हमारा चेक है, वो बैंक में जाएगा तभी यूज़ होगा, कन्वर्ट होगा, वहाँ से हमें उस चेक को भुनाना पड़ेगा तब हमें पैसे मिलेंगे, ठीक है? सो इट इज़ एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सेल, ओके? सो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन प्रोसेस जो है उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन कहते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाई एनर्जी कंपाउंड इज गेट कन्वर्टेड इनटू लो एनर्जी कंपाउंड, सो देयर इज अ लिबरेशन ऑफ प्लेंटी ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब ये हाई एनर्जी कंपाउंड लो एनर्जी कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो क्या होता है? उनके बीच के कार्बन कार्बन एटम के बीच के जो बॉन्ड हैं वो टूटते हैं, जो और उन बॉन्ड्स में ही एनर्जी होती है, ठीक है? और जब वो बॉन्ड टूटते हैं तो प्लेंटी ऑफ एनर्जी निकलती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है? और जब ये हीट होती है, कन्वर्ट होती है, तो उसको ही फिर धीरे-धीरे एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो इतनी सारी एनर्जी जो मिलेगी, जो रोबस्ट रिएक्शन होगी, उससे तो फिर हमने जितना खाया-पिया वो सारा एकदम से हीट की फॉर्म में निकल गया और वेस्ट हो गया। जबकि बॉडी क्या करती है? उसे करेंसी की फॉर्म में या मीन्स क्या करेंसी है? एटीपी की फॉर्म में स्टोर करती है और जब-जब ज़रूरत होती है उसको खर्च करती रहती है, ठीक है? सो देयर इज़ अ लिबरेशन ऑफ एनर्जी अकर इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज़ देन कन्वर्टेड इंटू द केमिकल एनर्जी दैट इज़ एटीपी। So for this whole biological oxidation, several type of enzymatic groups or enzymes are involved. These are the under 4 different category. First is your oxidase, second is dehydrogenase, then hydroperoxidase, then oxygenases. Ases जो लगता है टर्म, ये एंजाइम्स के लिए लगता है, ये आपको आई थिंक पता ही होगा, ठीक है? सो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेजेस। हाँ, यस, कुछ कोएंजाइम्स भी हैं, वो भी यहाँ पर बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में काम करते हैं, जैसे एनएडी, एनएडीपी, एफएमएन, एफएडी। ये भी बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था फर्मेंटेशन में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और उसमें वो रिसाइकिल हो रहे हैं अगले-अगले स्टेप्स को यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पर वो एक्ट एज़ अ कोएंजाइम, ओके? सो ऑक्सीडेजेस क्या हैं? दीज आर द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कैटालाइजिंग द एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन को निकालना, और ये जो हाइड्रोजन है इसका फाइनल एक्सेप्टर क्या होगा? इसका फाइनल एक्सेप्टर होगा ऑक्सीजन। Okay, so these enzymes are responsible for catalyzing the elimination of hydrogen from the substrate, which is accepted by oxygen to form mostly water. See, this is a substrate MH2, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है वो निकला, और एंड ये किसने एक्सेप्ट कर लिया? इस ऑक्सीजन ने एक्सेप्ट कर लिया और बना दिया वाटर in the presence of oxidase enzyme. This enzyme may be cytochrome oxidase, amino acid oxidase, xanthine oxidase, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन का निकलना और उस हाइड्रोजन को फाइनली ऑक्सीजन जब एक्सेप्ट करती है और वो फॉर्म करती है वाटर, तो ये जो रिएक्शन है ये कैटेलाइज होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेजेस एंजाइम। ओके, नेक्स्ट इज डिहाइड्रोजनेजेस। When enzyme is catalyzed, the removal of hydrogen without using oxygen as hydrogen acceptor. यहाँ पर भी हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, लेकिन उसका फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन नहीं है, तो इस तरीके के रिएक्शन को जिस तरीके के एंजाइम कैटेलाइज करेंगे उनको हम बोलते हैं डिहाइड्रोजनेजेस। एज दिस इज योर सबस्ट्रेट, व्हेन इट गेट कन्वर्टेड इनटू M+, तो ये जो हाइड्रोजन निकला उसको NAD या NADH ने यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो गया एज अ कोएंजाइम। यहाँ पर कोएंजाइम लगे हुए हैं NAD, तो NAD लिंक्ड कोएंजाइम आर इन्वॉल्व इन कैटाबोलिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा था ग्लाइकोलिसिस, TCA साइकिल। ठीक है, तो जब ये लिंक्ड कोएंजाइम होते हैं तो वहाँ पर जब ऑक्सीजन एक्सेप्ट नहीं करेगी हाइड्रोजन को, कोई और कोएंजाइम एक्सेप्ट कर लेगा, तो उसको हम बोलेंगे डिहाइड्रोजनेजेस एंजाइम्स। और NADP इन्वॉल्व होती है एनाबॉलिक रिएक्शंस में, यानी कि एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस करना, यानी फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही हो, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस हो रही हो, अमीनो एसिड सिंथेसिस हो रही हो, वहाँ पे NADP लिंक्ड कोएंजाइम काम करेंगे। जहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है इनटू पायरुविक एसिड, है ना, या कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, वहाँ पे NAD लिंक्ड कोएंजाइम काम करेंगे और उस रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे डिहाइड्रोजनेजेस। Next is your hydroperoxidases. There are two type of enzyme found in plant and animal in this category. एक होते हैं peroxidases, another one is your catalases. These enzyme use hydrogen peroxide H2O2 जो है वो substrate का काम करता है, और यहाँ पर आपका H2O बन जाता है और एक रिएक्टिव ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो रिएक्शन को कैटालाइज करेगा वो है दैट इज hydroperoxidases enzyme. Next is oxygenases. An oxygenase is any enzyme that oxidize a substrate by transferring the oxygen from molecular oxygen as in air to it. Monooxygenases and डाईऑक्सीजनेजेस, इसको फर्दर कैटेगराइज कर दिया। मोनोऑक्सीजनेजेस ट्रांसफर वन ऑक्सीजन एटम टू द सबस्ट्रेट एंड रिड्यूस द अदर ऑक्सीजन एटम टू वाटर। एक सबस्ट्रेट को दे देगा और दूसरे को जो है दूसरे से वाटर बना लेगा। डाईऑक्सीजनेजेस क्या करेगा, दोनों ही की दोनों एटम जो हैं वो ऑक्सीजन को दे देगा इनटू द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ऑक्सीजनेजेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें हमने सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगी इसके बारे में पढ़ा, उसमें कितने ATP का लॉस है और कितने का गेन है, नेट गेन कितना है उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन में कौन कौन से एंजाइम्स काम करते हैं इसके बारे में भी हमने आज डिस्कस किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन एंड अभी एरोबिक हमारा बचता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के 2 टाइप थे, कौन कौन से थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन एंड एल्कोहल फर्मेंटेशन, उसके बारे में भी हमने आज डिस्कस किया है। तो आई होप आपको आज के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी वी विल डिस्कस इट इन द आवर अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।